आज हम चार्ल्स लैम्ब के एक ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवेरी को डिस्कस करेंगे। इस ऐसे को 1821 में लिखा गया और 1822 लंदन मैगजीन में यह ऐसे फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ। लेटर 1823 में इसे ऐसे ऑफ एलिया में अदर एसेस के साथ पब्लिश किया गया। एलिया लैम्ब का स्यूडो नेम है। यह ऐसे इमेजिनेशन एंड द पेनफुल रियलाइजेशन ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स की थीम पर बेस्ड है। बात करें इस ऐसे के टाइटल की तो यहाँ ड्रीम चिल्ड्रन मीन्स टू इमेजिनरी चाइल्ड जॉन एंड एलिस हैं और अ रेवरी मीन्स डे ड्रीमिंग यानी दिन में देखा गया सपना है। आइए इस ऐसे के सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, जहाँ चार्ल्स लैम्ब एक ड्रीम वर्ल्ड में को इमेजिन कर रहे हैं जिसमें वह अपने 2 किड्स और उनकी बिलव्ड एन सिमंस के साथ हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण लैम्ब की ना तो उनकी बिलव्ड से कभी शादी हुई और ना ही उनके कोई बच्चे थे। तो चलिए इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं और चार्ल्स लैम्ब के इमेजिनरी वर्ल्ड की ओर चलते हैं। चार्ल्स लैम्ब Children love to listen to stories about their elders when they were children to stretch their imagination to conception of a traditionary great uncle और granddame। चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि बच्चे अपने एल्डर्स की चाइल्डहुड की स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, तो उनके इमेजिनेशन को आकार देने के लिए मैंने उन्हें ग्रेट अंकल और ग्रैंड मदर की कहानी सुनाना स्टार्ट किया। whom they never saw, जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखा था। It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother Fields। इसी स्पिरिट के साथ एक इवनिंग में मेरे बच्चे अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड की कहानी सुनने के लिए मुझसे आकर लिपट गए। Who lived in a great house in Norfolk, 100 times bigger than that in which they and पापा लिव्ड विच हैड बीन द सीन, जो कि यूएस में नॉरफॉक नाम की जगह पे रहती थी, जिनका घर लैम्ब के करंट हाउस से 100 टाइम्स बिगर था, 100 गुना बड़ा था। सो एट लीस्ट it was generally believed in that part of country of the tragic incidents which they had lately become familiar with from the ballad of children in the wood। ऐसा माना जाता था कि उस कंट्री के पर्टिकुलर पार्ट जहां उनका घर था के साथ कुछ ट्रेजिक या हॉरिबल इवेंट्स जुड़े हुए थे। सर्टेन इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर क्रूअल अंकल वाज टू बी सीन फेयरली कार्व्ड आउट इन वुड अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल, जहां एक क्रूअल अंकल ने अपने 2 बच्चों को जंगल भिजवाकर उनका मर्डर करवा दिया था। क्रूअल अंकल की यह कहानी लकड़ी की चिमनी में गढ़ी हुई थी। द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेडब्रेस्ट टिल अ फूलिश रिच पर्सन पुल्ड इट डाउन टू सेट अप अ मार्बल वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टीड। लकड़ी की चिमनी जो एक ग्रेट हॉल पर प्लेस्ड थी, वह रॉबिन रेडब्रेस्ट नाम के एक बर्ड के पंखों से ढक गई थी। फिर एक बेवकूफ रिच पर्सन ने उस चिमनी को हटवा दिया और घर को मॉडर्न और मोर फैशनेबल बनाने के लिए वहां मार्बल की चिमनी लगवा दी, क्योंकि मार्बल उस समय ट्रेंड में था। हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक टू टेंडर टू बी कॉल्ड अप ब्रीडिंग। यहाँ यह कन्वर्सेशन सुनकर एलिस, जो इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब की बेटी है, वह अपसेट होती है। लैम्ब बताते हैं कि एलिस बिल्कुल अपनी माँ एन सिमंस की तरह लग रही है। Then I went on to say how religious and how great their great grandmother Field was। फिर मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड्स बहुत ही अच्छी और रिलीजियस लेडी थीं। How beloved and respected by everybody though she was not indeed the mistress of this great house। क्योंकि वो इस घर की मिस्ट्रेस तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें सब लोग बहुत प्यार करते थे और बहुत रिस्पेक्ट देते थे। बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, सिर्फ उनके पास उस घर की मिस्ट्रेस होने का नाम नहीं था, बाकी सारा चार्ज उन्हीं के पास था। येट इन सम रिस्पेक्ट्स
she might be said to be the mistress of it too. और कुछ मायनों में उन्हें उस घर की मिस्ट्रेस कहना गलत भी नहीं था. Committed to her by the owner, who preferred living in a newer and more fashionable mansion which he had purchased somewhere in the adjoining country. वे उस घर में एक केयर टेकर की तरह रहती थीं. घर के मालिक ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी थी क्योंकि वह पास के ही कंट्री में एक न्यू फैशनेबल हाउस में रहता था. But still she lived in it in a manner as if it had been her own and kept her the dignity of the great house in a sort while she lived. फिर भी ग्रैंडमदर फील्ड्स घर को ऐसे मेंटेन रखती थीं जैसे वह उनका खुद का घर हो जब तक वे जिंदा थीं. Which afterward came to decay and was nearly pulled down, and all its old ornaments stripped and carried away to the owner's other house. उनके बाद यह घर बर्बाद होने लगा. पुराने ऑर्नामेंट्स और स्टैच्यू को निकालकर ऑनर के नए घर में ले जाया गया. Where they were set up and looked as awkward as if someone were to carry away the old tomes they had seen lately at the Abbey and stick them up in Lady C's Tawardy Guild drawing room. जो कि उस नए घर में ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी कब्रों को नए घर के ड्राइंग रूम में सजा दिया गया हो. Here John smiled as much as to say that would be foolish indeed. यहाँ जॉन जो इस ऐसे में चार्ल्स लैम्ब का बेटा है ऑनर की फुलिशनेस पर स्माइल करता है. And then I told how when she came to die her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for many meals round to show their respect for her memory. मैंने अपने बच्चों को बताया जब ग्रेट ग्रैंडमदर की डेथ हुई तो उनके फ्यूनरल में बहुत दूर से और कई मीलों दूर से बहुत सारे गरीब और अमीर लोग आए थे उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए और उन्हें याद करने के लिए. Because she had been such a good and religious woman, so good indeed that she knew all the psaltery by heart, and a great part of the Testament besides. Here Alice spread her hands. क्योंकि वो एक अच्छी और रिलीजियस लेडी थी, इवन उन्हें बाइबल के टेस्टामेंट्स भी याद थे. यहाँ एलिस ने अपने दोनों हाथ फैला लिए जैसे कि वह अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर पर प्राउड फील कर रही है. Then I told what a tall, upright, graceful person their great grandmother Field once was, and how in her youth she was esteemed the best dancer. मैंने बच्चों को बताया ग्रेट ग्रैंडमदर की पर्सनैलिटी के बारे में कि वो कितनी टॉल और ग्रेसफुल लेडी थी और वह अपने यूथ में बेस्ट डांसर भी मानी जाती थी. Here Alice's right foot played an involuntary movement. यहाँ एलिस ने अपने राइट पैर को हिलाना शुरू कर दिया. Till upon my looking grave it desisted. The best dancer. जब मैं ग्रैंडमदर को बेस्ट डांसर कह रहा था जैसे कि एलिस यह शो करना चाहती हो कि मैं भी तो अच्छा डांस कर लेती हूँ. I was saying in the country till a cruel disease called cancer came and bowed her down with pain, but it could never bend her good spirits or make them stoop. फिर एक दिन अचानक एक क्रूल डिसीज कैंसर ने उनकी लाइफ में एंटर किया जिसने उनकी कमर को तोड़कर रख दिया यानी उन्हें झुका दिया, लेकिन उनकी गुड स्पिरिट्स को कोई नहीं झुका पाया. बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस. लेकिन उनकी स्पिरिट्स को कोई नहीं झुका पाया क्योंकि वे अब भी वैसे ही खड़ी थीं क्योंकि लेडी फील्ड एक बहुत ही अच्छी और रिलीजियस लेडी थीं. देन आई टोल्ड हाउ शी वॉज यूज्ड टू स्लीप बाय हरसेल्फ इन अ लोन चैम्बर ऑफ द ग्रेट लोन हाउस. फिर मैंने बच्चों को बताया कि कैसे वे इतने बड़े घर में अकेले सोया करती थीं. एंड हाउ शी बिलीव्ड दैट एन अ पार्टीशन ऑफ 2 infants was to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept, but she said those innocent would do no harm to her. वे उस घर के एक बड़े चैम्बर में अकेले सोया करती थीं
जिस घर में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। जब हम ग्रैंड मदर के घर जाया करते थे तब वे हमें बताती थीं कि इस घर की सीढ़ियों में 2 बच्चों की आत्मा रात में ऊपर नीचे चलते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन उन इनोसेंट्स बच्चों ने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज्ड टू बी, दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विथ मी बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी। और ये कहानी सुनकर मैं बहुत डर जाया करता था, इसीलिए मुझे मेड के साथ सोना पड़ता था, क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड मदर जितना रिलीजियस और अच्छा नहीं था। एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स। हियर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज एंड ट्राइड टू लुक करेजियस। और मैंने भी उन इन्फेंट्स को वहाँ कभी नहीं देखा। यहाँ पर जॉन अपनी आईब्रोज को फैला लेता है, जैसे कि वो यह दिखाना चाहता हो कि मैं कितना बहादुर हूँ और ऐसी स्टोरी सुनकर मुझे डर नहीं लगता। देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, हैविंग अस टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज। तब मैंने बताया कि हम हॉलीडेज में ग्रैंड मदर के घर जाया करते थे और वे हमें बहुत प्यार से ट्रीट करती थीं। वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज्ड टू स्पेंड मैनी आवर्स बाय माई सेल्फ in gazing upon the old busts of the 12 Caesars that had been emperors of Rome, till the old marble heads would seem to life again, or I to be turned into marble with them. वहाँ मैं अकेले काफ़ी समय बिताया करता था और 12 सीजर्स की मूर्ति को लगातार एक टक देखता रहता था, जो रोम के 12 एम्परर्स थे, जब तक या तो मार्बल के स्टैच्यू लिविंग ना लगने लगे या मैं उन स्टैच्यू को देखते देखते मार्बल का ना हो जाऊं। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विथ रोमिंग अबाउट द ह्यूज मैंशन विथ इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स विथ देयर worn out hangings, fluttering tapestry and curved oaken panels with the gliding almost rubbed out. मैं उस बड़े से घर के खाली कमरों में घूमते घूमते कभी नहीं थकता था और देखता रहता था पुरानी हैंगिंग्स को, पुराने स्टैच्यूज को और ओक ट्री की बनी लकड़ी की चौखट और उसके फर्नीचर को, जो सब कुछ लगभग खराब ही हो चुका था। Sometimes in the spacious old-fashioned garden, which I had almost to myself, unless when now and then a solitary gardening man would cross me. मैं उस घर के अंदर कुछ ओल्ड फैशन गार्डन में भी घूमा करता था और वहाँ मैं तब तक रहता था जब तक वहाँ का एक अकेला गार्डनर भी मुझे क्रॉस न कर ले। एंड हाउ द नेक्टेराइन्स एंड द पीचेस ह्यूज अपॉन द वॉल्स without my ever offering to pluck them because they were forbidden fruits unless now and then. मैं नेक्टेराइन्स और पीचेस को दीवार पर लटकते हुए देखा करता था, क्योंकि मुझे उन्हें तोड़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं जितनी देर चाहूँ उन्हें देख जरूर सकता था। And because I had more pleasure in strolling about among the old melancholy looking yew trees or the firs, and picking up the red berries and fir apples which were good for nothing but to look at. उस गार्डन में टहलते टहलते मैं देखा करता था यॉ ट्रीज को और फर्स को और जमीन पर पड़े कुछ फ्रूट्स, एप्पल्स, बेरीज को, और कभी कभी मैं उन्हें उठा लिया करता था। वे मेरे किसी काम के तो नहीं थे, लेकिन उन्हें देखने में मुझे खुशी मिलती थी। और in lying about upon the fresh grass with all the fine garden smells around me, और मैं उस गार्डन के चारों ओर की खुशबू को सूंघते हुए वहाँ लेट जाया करता था और basking in orangery till I could almost fancy myself ripening too, along with oranges and the limes in grateful warmth. उन ऑरेंजेस के गार्डन में मैं लेटकर सनलाइट का आनंद लेता था, जैसे कि नींबू और ऑरेंज जो सनलाइट में गर्माहट में पकते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह पकना चाहता हूँ। और इन वॉचिंग द डेज दैट डार्टेड टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड एट द बॉटम ऑफ गार्डन विथ हेयर एंड देयर अ ग्रेट सल्की पाइक हैंगिंग मिडवे डाउन द वाटर इन साइलेंट स्टेट एज इफ इट इज मॉक्ड देयर एट देयर इम्पर्टेंट फ्रिस्किंग।
गार्डन के बॉटम साइड में एक फिश पॉन्ड था जहाँ पर फिशेज यहाँ वहाँ डांस करते हुए एक साइलेंट स्टेट में लटके हुए पाइक को पकड़ने की कोशिश करती थीं, जैसे कि वह पाइक उनका मजाक बना रहा हो। आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी idle diversions than in all the sweet flavors of peaches, nectarines, oranges and such like common baits। और यह मनोरंजन मुझे फ्रूट्स के, पीचेस के, ऑरेंजेस के स्वीट फ्लेवर से भी ज़्यादा आनंद देता था। Here John sillily deposited back upon the plate a bunch of grapes which, not unobserved by Alice, he had meditated dividing with her, and both seemed willing to relinquish them for the present as irrelevant। यहाँ जॉन उठता है और प्लेट में रखे अंगूर के पंचेस में से कुछ अंगूर उठाकर ले आता है। एलिस को भी कुछ ग्रेप्स चाहिए थे क्योंकि वह उसे इग्नोर नहीं कर पाई। जॉन ने एलिस के साथ अंगूर शेयर किए। वे दोनों यह शो कर रहे थे जैसे यहाँ कोई इररिलेवेंट टॉक चल रहा हो। Then in somewhat a more heightened tone I told how though their great-grandmother felt love all her children, yet in an special manner she might be said to love their uncle John L। तब अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना प्यार करती थीं, स्पेशली उनके अंकल यानी उन बच्चों के अंकल जॉन एल को वे बहुत ज़्यादा चाहती थीं। बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, एंड इंस्टीड ऑफ मॉपिंग अबाउट इन सॉलिटरी कॉर्नर्स। क्योंकि वह बहुत हैंडसम और जवां दिल थे जो हमारी तरह अकेले बैठना पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखते थे। लाइक सम ऑफ अस he would mount the most meddlesome horse he could get, और वे जो सबसे अड़ियल घोड़ा होता था उस पर चढ़ जाया करते थे। when but an imp no bigger than themselves, and make it carry him half over the country in a morning, and join the hunters when there were any out। जो घोड़े जॉन एल से कुछ बड़े रहते थे वे उन पे चढ़ के हंटिंग के लिए निकल जाया करते थे, और कई बार वे सुबह सुबह ही हंटर्स के साथ निकल जाया करते थे जब हम सोकर भी नहीं उठ पाते थे। वे घर से निकल जाते थे। एंड येट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू, बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद इन देयर बाउंड्रीज। इसके साथ साथ वह घर और गार्डन्स को भी बहुत पसंद करते थे। उन्हें कोई भी बाउंड्री बांध कर नहीं रख सकती थी क्योंकि वे हमेशा खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखते थे। एंड हाउ देयर अंकल ग्रो अप टू मैंस स्टेट एज ब्रेव एज ही वॉज हैंडसम टू द एडमायरेशन ऑफ एवरीबडी, बट ऑफ देयर ग्रैंड मदर फील्ड मोस्ट स्पेशली। मैंने बच्चों को बताया कि किस तरह वे बड़े हुए। वे बहुत ब्रेव और हैंडसम थे, उन्हें हर कोई एडमायर करता था, स्पेशली उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और एडमायर करती थीं। एंड हाउ ही यूज्ड टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वॉज लेम फुटेड बॉय, फॉर ही वॉज गुड बिट ओल्डर देन मी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे वे मुझे अपनी पीठ में बिठाकर घुमाया करते थे जब मेरा एक पैर टूट गया था, क्योंकि वह मुझसे कुछ बड़े थे। Many a meal when I could not walk for pain, and how in after life he became lame-footed too। वे मुझे पीठ में बिठाकर कई मीलों तक घुमाने ले जाया करते थे, लेकिन लाइफ में आगे चलकर वे भी अपंग हो गए। एंड आई डिड नॉट ऑलवेज, आई फियर, मेक अलाउंस इनफ फॉर हिम व्हेन ही वॉज impatient and in pain, nor remember sufficiently how considerate he had been to me when I was lame-footed। लेकिन मैं उनकी इतनी केयर नहीं कर पाया जितना उन्होंने मेरा ध्यान रखा था। मैं यह भी नहीं बता सकता कि मेरा पैर टूटा था तब वे मुझे कितना कंसीडर किया करते थे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। एंड हाउ व्हेन ही डाइड दो ही हैड नॉट बीन डीड एन आवर, और जब उनकी डेथ हुई तो कुछ घंटों तक तो मुझे यह समझ ही नहीं आया कि वो अब नहीं रहे।
It seemed as if he had died a great while ago, such a distance there is betwixt life and death. मुझे यूं लगता है कि जैसे उनकी डेथ हुए अभी कुछ ही समय हुआ हो, और यही डिस्टेंस है लाइफ और डेथ के बीच में. And how I bore his death as I thought pretty well at first, but afterward it haunted me. उस समय तो मैं उनकी डेथ का गम सह गया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी डेथ ने मुझे बहुत डराया. And though I did not cry or take it too hard as some do, and as I think he would have done if I had died, yet I missed him all day long and knew not till then how much I had loved him. मैं उनकी डेथ के बाद डर गया था और इसलिए मैं रोया नहीं, और इस दर्द को मैंने अपने दिल में दबाकर रख लिया. लेकिन अगर मैं मर गया होता तो वह मेरी डेथ को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते. मैं उन्हें हर दिन बहुत मिस करता हूँ, और मुझे बाद में पता चला कि मैं उन्हें कितना ज़्यादा प्यार किया करता था. I missed his kindness and I missed his crossness and wished him to be alive again, to be quarreling with him, for we quarrelled sometimes, rather than not have him again. मुझे उनकी काइंडनेस, उनकी क्रॉसनेस, उनका सब कुछ बहुत पसंद आता था. मैं चाहता था कि वे फिर से जिंदा हो जाएं. मैं उनसे लड़ना चाहता था. मैं नहीं चाहता था कि वे कभी मुझसे दूर हों. And was uneasy without him, as their poor uncle must have been when the doctor took off his limb. मैं उनके बगैर बहुत अनईजी, बहुत असहज फील करने लगा था. मैं फील कर सकता था जब उनके पैर को अलग किया गया. जब डॉक्टर उनके पैर को अलग कर रहे थे तो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा. Here the children fell a crying and asked if their little mourning which they had on was not for Uncle John, and they looked up and prayed me not to go on about their uncle, but to tell them some stories about their pretty dead mother. यहाँ बच्चों ने रोना शुरू कर दिया जब वह जॉन अंकल की कहानी सुन रहे थे. उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे प्रे किया कि अब हमें अंकल की और कहानी नहीं सुनना, हमें हमारी ब्यूटीफुल मदर की बारे में कुछ बताइए. Then I told them how for 7 long years in hope, sometimes in despair, yet persisting ever, I courted the fair Alice W. मैंने उन्हें बताया कि कैसे 7 साल कभी आशा कभी निराशा में मैं एलिस डब्ल्यू को फॉलो कर रहा था. And as much as children could understand, I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in maidens. मैं बच्चों को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी माँ कितनी शर्मीली थी, और उन्हें मुझे यह समझने में काफ़ी टाइम लग गया कि लड़कियों की ना में ही हाँ छुपी होती है. अचानक when suddenly turning to Alice, the soul of the first Alice looked out at her eyes with such a reality of representment that I became in doubt which of them stood there before me, or whose that bright hairs was, and while I stood gazing, both the children gradually grew fainter to my view, descending and still receding till nothing at last but 2 mournful features were seen in the uttermost distance, which without speech straightly impressed upon me the effects of speech. अचानक जब मैं अपनी बेटी एलिस की तरफ मुड़ा तो मैं उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वह अपनी माँ की तरह अब और भी ब्राइटर दिख रही थी. उसकी आंखें और ज़्यादा चमक रही थीं, और धीरे धीरे दोनों बच्चे मुझे धुंधले दिखाई देने लगे, क्योंकि रियलिटी में वहाँ कोई बच्चे थे ही नहीं. यह सिर्फ चार्ल्स लैम्ब की इमेजिनेशन थी, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब की कभी शादी ही नहीं हुई थी. वे दिन में देखे हुए सपने को इमेजिन करते हुए डिस्कस कर रहे हैं. वी आर नॉट एलिस नॉर ऑफ दी nor are we children at all, the children of Alice call Bartham father. We are nothing less than nothing and dreams. बच्चों की तरफ से आवाज़ आती है कि हम ना ही जॉन हैं और ना ही एलिस हैं, और अगर हम उनके पिता हैं तो हम केवल ख्याल हैं. और हम
एन सिमंस के बच्चे हैं भी, तो हम बार्टन को फादर कहेंगे, ना कि तुम्हें। हम सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, इमेजिनेशन। वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द tedious shores of late million of ages before we have existence and a name. And immediately awaking, I found myself quietly seated in my bachelor armchair, where I had fallen asleep with the faithful Bridget unchanged by my side. But John L. or James Elia was gone forever. हम सिर्फ एक संभावना हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। लैम की अचानक नींद खुलती है और वे खुद को अपनी बैचलर आर्म चेयर में लेटा हुआ पाते हैं और वे सोचते हैं कि ओ, मैं तो इमेजिन करते करते ही सो गया था, लेकिन हमेशा की तरह मेरी सिस्टर ब्रिजिट मेरे पास बैठी हुई है। लेकिन मेरा भाई जॉन एल या जेम्स एलिया, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। यह एक सच्चाई है, वो मर चुका है। इसी के साथ यह ऐसे एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों और आपके लिए हेल्पफुल हों तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।